नमस्कार बच्चों। तब कैसे हैं? चलिए आज हम लोग विज्ञान विषय में पढ़ेंगे पौधों के बारे में और कुछ पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पदार्थ के बारे में। इसमें आप लोग को कुछ मौखिक प्रश्न पूछेंगे, कुछ मौखिक प्रश्न पूछेंगे। आप लोग पहले से पढ़े हैं तो चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं मौखिक प्रश्न पूछ करके रिवीजन के रूप में। पहले देखिए, आप लोग 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास जो भी है सुबोध में सभी बच्चे रहते हैं तो आते हैं। सबसे पहले ये विजय कुमार है, ये बताएंगे कि पौधों में कौन कौन से भाग होते हैं। पौधों में कौन कौन से भाग होते हैं? विजय कुमार, पौधों में क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या होता है, कौन से अंग होते हैं? डाली होता है, ठीक, पत्ता और जड़। चलिए, कुछ भागों के नाम नहीं बता पाया। 8 क्लास में ये बच्चा पढ़ता है। थोड़ा सा तैयारी करो, रिवीजन करो बढ़िया से। चलिए अब आते हैं प्रीतम कुमार, एक करता है। इसमें बताएंगे कि आप बताइए कि कुछ द्रव पदार्थ होते हैं, कौन कौन से द्रव पदार्थ हैं, उसका नाम, उदाहरण। द्रव पदार्थ लिक्विड जो होता है, जो बहने वाला होता है, वैसे क्या क्या पदार्थ है? नहीं बता पा रहा है, स्पीकिंग पावर नहीं है क्या? पानी। बोलने में बहुत देर लग रहा है, इसका मतलब तैयारी नहीं है, आप एक्टिव नहीं है, ध्यान दीजिए। ठीक है, पानी के अलावा और कुछ है क्या? चलिए नहीं बता पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कुछ द्रव और भी पदार्थ है, बताएंगे। विक्की कुमार बताओ तो, द्रव पदार्थ और क्या क्या है? दूध और दवा, सिरप वाला दवा। हाँ, जो शीशी में भरा रहता है। वही वाला। अच्छा, हाँ, दवा मैंने। चलिए, सिरप, घोल, सोल्यूशन। और चलिए बढ़ जाओ। हाँ, दूध तो बोला। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ द्रव पदार्थों के नाम छूट गया क्या, बता तो। सर, पारा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, हम लोग पौधों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए पदार्थ के बारे में बाद में पूछते हैं। पौधे में आते हैं हम लोग कि जड़ का क्या कार्य है? हाँ, खनिज लवण और पानी पत्ते तक पहुँचाना। पानी, जड़ खड़ा रखता है पकड़ के मिट्टी में। हाँ, मतलब जड़ का क्या काम है? पानी को, जमीन के अंदर से पानी को शोषित करके पत्तियों तक पहुंचाता है तना के माध्यम से। और पानी के अलावा और भी कुछ पहुंचाता है क्या? खनिज लवण। खनिज लवण, वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सिट डाउन। अब बताएंगे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों द्वारा होती है, जो हाँ। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाँ। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल का उपयोग करके पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। और इसमें यदि कुछ और बढ़िया से कोई बता सकेगा तो और भी कोई बता सकेंगे। चलिए तब तक हम दूसरा सवाल करते हैं आगे। पौधे, सुनील कुमार बताएगा कि पौधे की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया प्रक्रम द्वारा कौन सी गैस प्राप्त होती है? ऑक्सीजन गैस। चलिए बहुत अच्छा। अब बताएंगे पौधों के पत्तियां जो भोजन बनाती है उसमें कौन कौन से पदार्थ की आवश्यकता होती है तब ऑक्सीजन गैस तैयार होता है? पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में कौन कौन से पदार्थ होंगे जैसे भोजन तैयार हो जाएगा? खनिज लवण, चलिए ठीक, पानी, पानी,
प्रकाश। प्रकाश। हाँ चलिए ठीक है, कुछ छूट रहा है तो दूसरा कोई बताएगा। चलिए गौरव कुमार बता तो, और क्या छूट गया? सर सूर्य का प्रकाश। ओके। जल। जल। खनिज लवण। हाँ। फिर क्या बोलते हैं, और हवा। हवा इत्यादि। और होता है हवा। हवा में थोड़ा सा और सर ये कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ ये बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड बोलो, जो मनुष्य द्वारा छोड़ा जाता है। हाँ मनुष्य द्वारा, जंतुओं द्वारा, वो उपयोगी होता है, तभी पूर्ण रूप से उसको ऑक्सीजन तैयार करने में सक्षम होगा। विमुक्त करता है। ओके चलो सिट डाउन। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? अणुसूत्र। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है? नहीं पता सर। नहीं पता है तो किसी को पता है क्या? चलिए पवन झा, गौरव कुमार पता है, चलिए बताइए तो। CO2। CO2 कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ, ऑक्सीजन के 2 भाग और कार्बन का 1 भाग। चलिए ठीक, सिट डाउन। बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आशा कुमारी बताएगी कि पौधों में कुछ भाग होते हैं, सभी भागों के नाम बताओ। कौन कौन से भाग होते हैं? कुछ छूटना नहीं चाहिए। तना, डाली, फूल, फल, पत्ता, पत्ते, हाँ पत्तियाँ। चलिए लगभग सब हो गया, बढ़ जा, सिट डाउन। अब बताएगी पौधों में सबसे मुख्य भाग का नाम क्या है? जड़, हैं? जड़, जड़। पौधे के मुख्य भाग जड़ ही है खाली। चलिए जड़ है, पत्ता, पत्ता, जड़ और पत्ता मुख्य भाग। यदि मान लीजिए कि पत्ता नहीं रहे तो पेड़ हो सकता है क्या? नहीं सर। यानी कौन ऐसा पौधे का भाग है जो सबसे इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले जड़। जब तक बीज का बात तो अलग है तो पौधा बनेगा ही नहीं। तो चलिए हम लोग ये जान लिए कि पौधा जो बना तो सबसे पहले जड़ छोड़ता है, तना। जड़ और तना, तो जड़ तो पहले हो गया, जड़ जब लगेगा तभी तो तना आगे। तो कहने का मतलब है कि मान के चलिए कि ये जड़ सबसे पहले आएगा और तब तना आएगा और बाकी सब बाद में सब आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाबी कुमारी बताएगी कि हम लोग देखते हैं पदार्थ के लगभग जो है सभी अवस्थाएं हैं। तो पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बताएगी कि पदार्थ की कौन कौन से अवस्थाएं हैं, कौन कौन से पदार्थ होते हैं, किस किस रूप में होते हैं। पदार्थ की अवस्था का नाम बता सकते हैं क्या? नहीं। ठोस, हाँ, ठोस, द्रव और गैस। चलिए ठीक है। अब यहाँ एक और भी अवस्था है प्लाज्मा, लेकिन हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ठोस के बारे में बताएगी दीपांजलि कि ठोस क्या है, ठोस किसे कहते हैं, ठोस किसे कहते हैं? जैसे कि बर्फ। जैसे कि बर्फ, ठोस अवस्था में बर्फ होता है, ठीक है। तो बर्फ ठोस का परिभाषा बताओ। चलिए तुम बता तो, ठोस किसे कहते हैं? हाँ अच्छा, कोई दूसरा कोई बता सकते हैं क्या? अच्छा रुकिए, द्रव बता सकते हैं किसे कहते हैं? द्रव भी नहीं। गैस किसे कहते हैं? यदि कोई बताएगा तो तीनों का परिभाषा कितने लोग बता सकते हैं? हाथ उठाइए तो। मात्र पवन झा बता सकता है। देखिए ये 8वां क्लास, 6ठा क्लास, 7वां क्लास के ग्रुप में ठोस, द्रव और गैस के बारे में मात्र समझ रहे हैं पवन झा। यानी ये एक्टिव स्टूडेंट है, इसको पता है कि हमको पीछे क्लास का भी रिवीजन करना चाहिए। पीछे क्लास में जो पढ़े हैं उसको भी पढ़ना पढ़ाई है। और बताएंगे पवन झा भी ठोस किसे कहते हैं। सर जिसके अणु बहुत सामने सामने होते हैं और जिनके अणुओं के बीच में ज्यादा दूरी नहीं होती है, वो ठोस की अवस्था में होते हैं। जैसे में कि बर्फ और
लोहा, ऐसे इत्यादि और भी बहुत सारे वस्तु हैं जो ठोस अवस्था में हैं। अच्छा, पूरा बता लो, उसके बाद में हम बताते हैं। द्रव के बारे में बताओ। द्रव वो पदार्थ होता है जो तरल भाग में होता है और इनके अणु इनसे थोड़े दूरी में होते हैं, इसके कारण ये तरल अवस्था में होता है। और इसके उदाहरण है जैसे तेल, जल और भी बहुत सारे वस्तु हो सकते हैं। गैस की अवस्था इसलिए गैस की तरह होती है क्योंकि उनके अणु काफी अलग होते हैं, वो एक दूसरे से सटे हुए नहीं होते हैं, जिसके कारण वो गैस की अवस्था में होते हैं। चलिए ठीक है, ये तो बताया, लेकिन ये पता नहीं चलता है कितना सटे हुए रहेंगे वहां पर। ये नाप जोक करने का जरूरत नहीं, नाप जोक करना नहीं पड़ेगा। यहाँ सटे होते हैं कि कितना मतलब दूर में होते हैं, इससे पता नहीं चलेगा कि द्रव है गैस है, नाप के नहीं देख सकेगा। हाँ, इतना ही तुम परिभाषा बोलो सिट डाउन, कि ठोस का आकार निश्चित होता है, उसका आकार बदलता घटता बढ़ता नहीं है। और आयतन भी निश्चित होता है, उसका जितना वो जगह लेता है उतना जगह ही लेगा, वो ठोस हो गया। यानी निश्चित आकार और निश्चित आयतन होगा। हम ये नहीं देखेंगे कितना दूर दूर में गैस का कौन है, उसको कौन देखने जाता है। तब तो बोलेगा कि जो ठोस का परिभाषा बोला है वो द्रव का भी हो जाएगा। तो द्रव का भी तो कुछ अणु सटे सटे रहते हैं, सटे सटे रहते, गैस का भी अणु सटे सटे रहता है। कितना सटा रहेगा तो द्रव होगा, ये नहीं जानता। हाँ, इतना कह सकता है कि द्रव में जैसे द्रव का क्या है कि आयतन जो होता है निश्चित होता है, उतनी जगह छेकेगा, लेकिन आकार अलग अलग होता है। एक गिलास में पानी दे दो तो गिलास का आकार ले लिया पानी, अब उतने ही पानी को घड़ा में दे दो तो उसका आकार बदल गया। थाली में दे दो, पानी का आकार गोल हो गया है। जिस आकार के वस्तु में दे देगा पानी का आकार वो रूप धारण कर लेता है, यानी पानी का आकार अलग अलग होता है। यानी उस पानी एक द्रव है और पानी द्रव है, मतलब द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। निश्चित मतलब फिक्स नहीं होता, अलग अलग बदलते रहता है। वही वाला यदि तुम अभी ठोस में मान लो कि एक क्या कहते हैं पत्थर का टुकड़ा है, उसको तुम क्या कहते हैं दूसरे जगह रख दे, कहीं भी रख दो, उसका तो वही आकार रहेगा। बदलेगा तो नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो ये हो गया ठोस और द्रव के बारे में। अब रही बात एक गैस, उसके बाद हम खत्म करेंगे। तो गैस का परिभाषा कौन बता सकता है? थोड़ा द्रव में क्या है कि आकार अलग अलग होता है, लेकिन द्रव का आयतन खाली निश्चित होता है। और यहाँ ठोस में दोनों निश्चित होता है, आयतन भी और आकार भी। तो आयतन समझ रहा है, आकार समझ रहा है, साइज कितना बड़ा है, कैसा रूप है। लेकिन आयतन क्या होता है कि जो वस्तु जितना जगह छेकती है, जितना जगह घेरती है, जितना जगह घेरती है, ऊपर नीचे लंबाई चौड़ाई, बीमा तीन ठो होता है, ऊंचाई भी होगा, लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा। तीन बीमीय आयतन एक है शब्द है, तीन बीमीय। जैसे एक कमरा है तो इस कमरे में कितना हवा लेगा, कितना हवा लेगा, या फिर इस कमरे में दीवार में छेद नहीं रहेगा तो कितना पानी ऊपर से भर सकते हैं, या ड्राम में कितना पानी भर सकते हैं। पूरे पानी के हम उसको ले सकते हैं कि कितना जगह है, अंदर में कितना जगह है, वो हो गया आयतन। तो पानी का आयतन निश्चित है। एक गिलास पानी है तो एक कमरा में भी डाल देंगे तो ऊंचा कम हो जाएगा, फैल जाएगा, खाली फैल जाएगा, पानी फैल जाएगा। लेकिन गैस क्या है, आकार भी निश्चित नहीं है और आयतन भी निश्चित नहीं रहेगा। यदि मान लीजिए कि एक फुटबॉल में हवा भरल है, खोल देगा तो पूरे रूम में हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और फिर उस हवा को कम जगह में भी रखना चाहेगा तो कम जगह में भी रह जाएगा, प्रेशर दे देगा, कम जगह में भी आ जाएगा। तो इस प्रकार ठोस द्रव गैस के बारे में है जो जानना चाहिए। किसी भी क्लास के नॉलेज को यदि तुम पढ़ेगा तो अपना क्लास वाला पढ़ाई मजबूत होगा। इसलिए ध्यान देना चाहिए कि हम रूटीन से अपना विषय पढ़ें और सारी जानकारी पीछे आगे भी लेते जाएं, ताकि हम अब अच्छा से अच्छा जान सकें, उत्तर दे सकें प्रश्नों के। तो चलिए इतना ही आज हम बताते हैं, उसके बाद फिर कभी पूछेंगे। इतना ही, चलिए सभी को धन्यवाद, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और बाकी जितने लोग यूट्यूब वीडियो देखेंगे उन लोग को
पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।